केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की बड़ी राजनीतिक पहल के रूप में सामने आया है, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव का संबंध परिसीमन डीलिमिटेशन से है, जिसके जरिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा ताकि प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित हो सके। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर दक्षिणी राज्यों में चिंता बढ़ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया है और कहा है कि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है, जिसमें सीटों का बंटवारा आंशिक रूप से जनसंख्या और आंशिक रूप से आर्थिक योगदान व विकास के आधार पर किया जाए, ताकि किसी क्षेत्र की राजनीतिक शक्ति असंतुलित न हो। भारत की तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना को एकीकृत करने के लिए सरकार ने बड़े सैन्य सुधार के तहत 3 थिएटर कमान बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत अलग अलग सीमाओं और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए संयुक्त कमान बनाई जाएगी, ताकि युद्ध या आपात स्थिति में तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकें। इस प्रस्ताव के अनुसार 3 मुख्य कमान बनाई जाएंगी। नॉर्दर्न थिएटर कमान चीन सीमा पर फोकस करेगी, वेस्टर्न थिएटर कमान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन संभालेगी, मैरीटाइम थिएटर कमान समुद्री क्षेत्र और हिंद महासागर की सुरक्षा देखेगी। इन तीनों कमानों में सेना, वायुसेना और नौसेना के संसाधनों को एक ही कमांडर के अधीन रखा जाएगा, जिससे अलग अलग कमांड की जगह संयुक्त ऑपरेशन संभव हो सकेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही इस नई व्यवस्था में वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद भी बनाया जाएगा, जो 4 स्टार रैंक का अधिकारी होगा और थिएटर कमानों के संचालन तथा समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां डर का माहौल है और हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात इतने खराब हैं कि बम बनाने जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनावी फायदे के लिए हद पार कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों व संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी को डराने के लिए छापे, गिरफ्तारी और दबाव की राजनीति की जा रही है, लेकिन टीएमसी इससे डरने वाली नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि आयोग उनके नेताओं को टारगेट कर रहा है, उनके वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है और यह सब राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, ईरान युद्ध की स्थिति और वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि यह दुनिया के तेल और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। बातचीत में भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है और इसे आगे भी मजबूत किया जाएगा। यह कॉल ऐसे समय हुई है जब ईरान से जुड़ा तनाव बढ़ा हुआ है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बनी हुई है। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव में अब बड़ा मोड़ आ गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह सीज फायर लागू नहीं होता, तब तक वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। दरअसल ईरान का कहना है कि अगर लेबनान में इजरायल की कार्रवाई जारी रहती है तो शांति समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। इससे पहले भी ट्रंप साफ कर चुके हैं कि लेबनान को सीज फायर डील में शामिल नहीं माना गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। स्थिति इसलिए भी जटिल हो गई है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई थी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। अब खबर है कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, जहां आगे की
बातचीत की कोशिशें हो सकती हैं। महान गायिकाओं लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में एक भव्य अस्पताल बनाने की योजना सामने आई है। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बताया कि पुणे में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह परियोजना पहले सिर्फ लता मंगेशकर को समर्पित थी, लेकिन हाल ही में आशा भोसले के निधन के बाद इसे दोनों बहनों को समर्पित करने का फैसला किया गया है। पुणे के नांदोशी इलाके में बनने वाले इस अस्पताल का नाम अब लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रखा जाएगा। यह परियोजना लंबे समय से विचाराधीन थी और अब इसे एक बड़े स्तर पर विकसित करने की योजना है, ताकि यह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एशिया का प्रमुख संस्थान बन सके। हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि इसके लिए बड़ी जमीन ली गई है और कोशिश है कि यह अस्पताल सेवा और मानवता के उद्देश्य को आगे बढ़ाए, जैसा सपना लता मंगेशकर ने देखा था। सारा अली खान ने उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग का रोमांचक अनुभव लिया। उन्होंने टिहरी जिले के पनवाली कांठा बुग्याल में करीब 18 किलोमीटर लंबा पैदल ट्रैक पूरा किया और बर्फबारी के बीच टेंट में रात बिताई। खास बात ये रही कि जहां कोई होटल या सुविधाएं नहीं थीं, वहां भी उन्होंने एक आम ट्रैकर की तरह रहकर प्रकृति का आनंद लिया। पनवाली कांठा बुग्याल की खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके नज़ारों के बीच समय बिताते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें बेहद सुकून मिला और ये अनुभव उनके लिए यादगार रहा। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 32 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम 160/7 ही बना सकी। संजू सैमसन ने 48 रन की अहम पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में नूर अहमद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके और टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। इस हार के साथ कोलकाता की स्थिति टूर्नामेंट में और कमजोर हो गई है और टीम अब तक जीत के लिए संघर्ष कर रही है। फुटबॉल की दिग्गज डिएगो मैराडोना की मौत के मामले में एक बार फिर से जांच और ट्रायल शुरू हुआ है। अर्जेंटीना में 14 अप्रैल 2026 से इस केस की दोबारा सुनवाई हो रही है, जिसमें उनकी मेडिकल टीम के 7 व्यक्तियों पर इलाज में लापरवाही यानी नेग्लिजेंस के आरोप लगे हैं। मैराडोना की मौत 25 नवंबर 2020 को हार्ट अटैक से हुई थी, जब वे ब्रेन सर्जरी के बाद घर पर रिकवरी कर रहे थे। आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ ने उनकी हालत पर सही ध्यान नहीं दिया और जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इससे पहले 2025 में शुरू हुआ ट्रायल बीच में ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि एक जज पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। अब नया ट्रायल फिर से शुरू किया गया है और इसमें करीब 100 गवाहों के बयान लिए जाएंगे। अगर मेडिकल टीम दोषी पाई जाती है तो उन्हें 8 से 25 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि मैराडोना पहले से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। विजडन ने साल 2026 के अपने प्रतिष्ठित अवार्ड्स में भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। ये सम्मान उन्हें पिछले साल शानदार प्रदर्शन के लिए मिला, जिसमें उन्होंने महिला वनडे विश्व कप में बेहतरीन गेंदबाजी और ऑलराउंड खेल दिखाया। इसके अलावा 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की सूची में भारत का दबदबा देखने को मिला, जहां शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत को शामिल किया गया। इन खिलाड़ियों ने खासकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया। कुल मिलाकर इस बार के विजडन अवार्ड्स में भारतीय क्रिकेटरों का दबदबा साफ नजर आया, जहां 9 में से 7 पुरस्कार भारतीय क्रिकेटरों ने अपने नाम किए। अंत में मौसम सामान्यतः गर्म और शुष्क बना हुआ है, जिसमें उत्तर भारत के दिल्ली जैसे क्षेत्रों में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मौसम साफ है। दक्षिणी क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में उमस भरा गर्मी का प्रभाव है, जबकि पूर्वोत्तर में असम और अन्य राज्यों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राज्यों गुजरात और राजस्थान में धूल भरी हवाएं चल रही हैं तथा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज धूप के साथ तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।